हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट 12th 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। ए टू जेड मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूँगा। जो बातें एनसीईआरटी के बुक में है वही बात मैं यहाँ भी करूँगा। कोई हम एक्स्ट्रा बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जा सके। जैसे कि आप 1.1 में आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखा है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर है कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, और इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। पर यहाँ पर सिर्फ फील्ड होगी और चार्ज होगी। तो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग्स दैट डज नॉट मूव। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि मूव नहीं करने वाली को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, जो मूव नहीं कर सकती है। मतलब कि इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगी वो मूव नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी। इसकी वजह से वो फोर्स फील्ड क्रिएट करेगी। नॉट मूव और चेंज विथ टाइम, नहीं मूव करेगी और नहीं वो समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। चार्ज क्या है अभी तो हम लोग नहीं मालूम किए हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर सपोज प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या कर सकती है, फील्ड क्रिएट कर सकती है। कुछ फील्ड की डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। फील्ड की इसमें डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। ये कह रहा है कि फील्ड की कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगी। और ये क्या करेगी, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक दूसरे पर फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज it to experience a force when in an electric or magnetic field। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यह एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो जो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, सब आएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं, इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आएगी ना, तो इस पे क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसी तरह से कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, और एनसीईआरटी में इस तरह का जिक्र किया है। तो चार्ज हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसका क्या काम है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी तो उस पर फोर्स लगेगी, या मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो उस पर फोर्स लगेगी। वो फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग चार्ज कहते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम्ब होता है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप देखो चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होगी प्लस क्यू। अभी पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है, प्रोटॉन कैरी होता है, इसके पास क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन अगर ये रखता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज रहती है। इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता है तो इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होती है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या गिविंग इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल बॉडी।
कोई एक न्यूट्रल बॉडी है और उसको आप क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है और इस पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है। अगर मानिए कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर प्रोटॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन, तो इस पर बॉडी पर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। या ऐसा कर सकते हैं कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल दोनों बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इस पर आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट with an equal number of protons and electrons is electrically neutral। देखो भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। कैसे, जैसे कि आप देखो, इसको देखते हो ना, हीलियम, तो हीलियम में क्या कहते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है, प्रोटॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन का, इस प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, नेचर सिर्फ अलग अलग होंगे। तो इस पर क्यू जो नेट होगा वो क्या लिखेंगे, इस पर लिखेंगे -2 × E + 2 × E। इस E- और E+ इन दोनों का वैल्यू क्या होती है, E होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो -2E + 2E, ये नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो क्यू नेट हो गया क्या, 0, क्यू नेट इस पर 0 हो गया। मतलब कि न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो एन ऑब्जेक्ट विथ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आगे देखो, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि हम किसी बॉडी में, जैसे न्यूट्रल कोई बॉडी है और उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक सिल्क थ्रेड है, अब इस सिल्क थ्रेड से हम एक ग्लास रॉड को रखे हुए हैं और एक दूसरा ग्लास रॉड हमारे हाथ में है और इसमें एक ग्लास रॉड को टांग दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस ग्लास रॉड पे और इस ग्लास रॉड पे दोनों पे क्या लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब लेकर आए हैं तो ये फ्री है, रोटेट करने के लिए फ्री है। जब इस ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आते हैं तो ये ग्लास रॉड कहाँ कर देता है, उधर मुड़ जाता है, उधर की तरफ घूम जाता है। इससे पता ये चलता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है। यहाँ पर एक सिल्क थ्रेड है और एक प्लास्टिक रॉड है, इस पे क्या रखा है, निगेटिव चार्ज, इस पे भी क्या रखा है, निगेटिव चार्ज। और इसके पास जब लेकर आ रहे हैं तो ये जो ग्लास रॉड है ये मूव कर रहा है अवे, इससे दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक ग्लास रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें ये देखा गया है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर, काफ़ी सिंपल है। डिसिमिलर चार्ज रहेंगे, जैसे -Q है +Q है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक लाइन ज्वाइनिंग, एक पॉइंट मिला देंगे और एरो एक दूसरे की तरफ दे देंगे, यानी -Q +Q अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ देखेंगे +Q है और -Q है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए रिपल्सिव नेचर में -Q है -Q है, तो यहाँ पर क्या है, -Q एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगेन +Q एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर है +Q, यहाँ पर है +Q, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसको हम क्या किए हैं, एक स्ट्रिंग से, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से एक चार्ज बॉल को हैंग कर दिए हैं और इसको फ्री छोड़ दिया था। और जैसे इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज दिए तो एक दूसरे से दूर हो गए। तो डायग्राम कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में जो टॉपिक है 1.3 वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कूल में पढ़े हैं। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, वैसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए रेडी हो। तो मटेरियल्स दैट्स अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली विच परमिट्स
इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आसानी से होता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। इसमें लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा कंडक्टर्स में। अलाउ हीट फ्लो थ्रू देम, मतलब कि हीट का फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक चम्मच है, इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर आप हाथ से इसको पकड़े हुए हैं, तो क्या करेगा, हीट का ऐसे फ्लो होगा। तो ये कंडक्टर में हो सकता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो हीट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। मेटल्स हो गए, ग्रेफाइट हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, अर्थ हो गया, बहुत सारे हैं। उसी तरह से इंसुलेटर, मटेरियल्स दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, मतलब वैसा मटेरियल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली क्या होगा, बाउंडेड होगा, काफ़ी स्ट्रांग फोर्स से बाउंडेड होगा। तो स्ट्रांग फोर्स से बाउंडेड होगा तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की चांसेस क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होगा, इसका मतलब है कि वो मूव फ्रीली नहीं करेगा। वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होता है उसमें करंट कम मूव करती है, और ऐसा इंसुलेटर में होता है। तो वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी, डू नॉट फ्लो हीट, हीट का फ्लो नहीं करेगा। जैसे ड्राई वुड है, वुड को अगर हम जलाएंगे तो उसमें हीट का फ्लो नहीं होगा, भले वो जलता हुआ चला जाएगा लेकिन हीट का फ्लो नहीं होगा। जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, और पोर्सलेन हो गया, एंड एयर हो गया, एयर में भी हीट का फ्लो नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर्स है। अब एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई थी, इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली हम लोग ना साइन पता करते हैं, चार्ज का साइन, कि पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, मतलब इसको साइंटिस्ट ने बनाया है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ scientific instruments used to detect the presence and sign of an electric charge on the body, मतलब कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, कैसे पता करेंगे कि इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, और चार्ज है तो उसका नेचर क्या है, मतलब कि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हमें पता करना है। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि किसी बॉडी पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इससे हम लोग मालूम करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बना हुआ है। एक यहाँ पर पहली बात कि ये बॉक्स है, और ये बॉक्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, शीशा से चारों तरफ से पैक कर दिए हैं। शीशा से इसलिए पैक कर दिए हैं कि इसमें एयर ना आए, एयर रेजिस्टेंस ना आए, यानी प्रेशर डेवलप ना हो। प्रेशर डेवलप होने से यहाँ पर चार्ज जो शो करेगी उसमें हमको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो पूरा ये गिलास का है, ये गिलास का विंडो लगा हुआ है ताकि हम इस पार से उस पार देख लें। तो मैं लिख दिया हूँ कि गिलास विंडो है। ओके, यहाँ देखो ये एक मेटल नोब है, मतलब एक मेटल का इस तरह से बॉल टाइप का रखा हुआ है। अगेन ये जो लगा हुआ है ये भी मेटल का लगा हुआ है, और यहाँ पर एक रबड़ को लगा देते हैं और उसको मेटल को इस पार से यहाँ तक आने देते हैं, अंदर अंदर ऐसे मेटल को। ये ऊपर से शीशा लगा हुआ है, यहाँ रबड़ लगा हुआ है। यहाँ रबड़ हम लोग इसलिए लगाते हैं ना, ताकि जो यहाँ से चार्ज आएगी ना वो इधर फैलेगी नहीं, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, तो यहाँ फैलने नहीं देगी। क्लियर है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो गोल्ड का काफ़ी हम लोग पतला पतला सीट यहाँ पर लगाए रखते हैं, यहाँ पर सीट लगा हुआ रहता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हम लोग चार्ज भेजते हैं, यानी हम चार्ज हम लोग रखेंगे ना, तो ये कंडक्टर के माध्यम से क्या करेगा, इस पार से उस पार तक यहाँ पर चार्ज आएगा। तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक गोल्ड यहाँ रखे हुए, एक गोल्ड ऐसे रखा हुआ, जैसे ये फोल्ड करके रखा हुआ ना इस तरह से। तो जैसे चार्ज आएगी तो इससे पॉजिटिव तो ये फैल जाएगा,
ये ऐसे सटा हुआ है ना, तो देखो ये कैसे फैला हुआ, ऐसे फैला हुआ है। तो जब फैला फैला हुआ हमको दिखाई देगा तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि इस पे चार्ज इस पे चार्ज दोनों का क्या है, सेम नेचर का है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये सिकुड़ा हुआ नजर आएगा तो हमें ये मालूम होगा कि ये निगेटिव चार्ज है। इससे क्या क्या हम हमको मालूम कर सकते हैं, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, सिंपल डिवाइस है। अब यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है कि एक ग्लास रड है, उस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हुए हैं, और एक यहाँ पर जो मेटल नोब है यहाँ पर हम लगा दिया, और उसके बाद एक मेटल रॉड से यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, गोल्ड लीफ। ये जो गोल्ड लीफ है ना, यहाँ पर एक गोल्ड लीफ लगा दिए हैं। तो क्या मालूम हुआ कि यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज रखे तो ये कंडक्टर में टच किया, तो उस कंडक्टर के द्वारा ये चार्ज यहाँ आ गया, और फिर उस पर एक गोल्ड लीफ रखे हैं तो उस गोल्ड लीफ पे भी चार्ज पहुँच गया। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कंडक्टर में चार्ज क्या कर सकता है, ट्रेवलिंग कर सकता है। और यहाँ पर आके गोल्ड लीफ क्या कर गया है, बिल्कुल फैल गया है। फैला हुआ इसका मतलब कि इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया कंडक्टर के माध्यम से। क्लियर? तो इसमें क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रास डिस्क लगता है, नोब लगता है, इन ब्रास डिस्क रही है चाहे नोब का ये वाला। उसके बाद एक ब्रास रॉड होता है, ये वाला ब्रास रॉड, ये मेटल रॉड का ही है। उसके बाद गोल्ड लिप्स, यहाँ पर एक गोल्ड लिप्स रहती है। इंसुलेटिंग स्टॉपर आता है, ये अपना इंसुलेटिंग रबड़ का स्टॉपर्स लगा हुआ है। और ग्लास केस रहता है। ग्लास केस मतलब कि ये सब ग्लास शीशा का लगा हुआ रहता है बक्सा में। सेम इसी तरह से इसमें भी है। क्लियर है? फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। पहला जो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज में मैंने लिखा है कि क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn। अगर Q नेट पॉजिटिव हो जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, Q नेट अगर निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिवली बॉडी हो जाएगी, अगर Q नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है एडिटिविटी है। तो आप सिंपली आप जानते हो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में कि जो चार्ज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। तो किसी भी बॉडी पर, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इस पर बहुत सारे चार्ज दिए हुए, -Q प्लस Q -6Q, इस तरह से दिया हुआ है। तो जो Q नेट है, Q नेट वो क्या होगा, -Q प्लस 2Q और -6Q, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको नेट जब हम जोड़ेंगे ना तो -5Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5Q। तो ये जो बॉडी हुई वो निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कहीं पे भी बॉडी पे अगर चार्ज दिया हुआ है तो आप उसको नेट जोड़ कर ही बताएंगे कि वो बॉडी का नेचर कैसा होगा चार्ज के केस में। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि सोडियम हो गया, तो सोडियम में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो क्या कहेंगे इस पर हम लोग कि Q जो नेट है वो -11E और +11E है, मतलब कि 0 है, मतलब कि सोडियम एटम क्या है, न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये होगा, इसका मीनिंग यही है इसका, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग बात कर रहे हैं और बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है 1.42, चार्ज इज कंजर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि चार्ज जो होती है वो कंजर्व होती है। तो लिखा हूँ कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि कोई सिस्टम दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता, ये खुद अपना एक है, मतलब कि दूसरे से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है, independent of other. This means that charge can neither be created nor destroyed, but it may be simply transferred from one body to another. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl और Na+Cl-, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो Q फाइनल यहाँ भी 0 लिखा हूँ और Q इनिशियल यहाँ 0 लिखा हूँ। ये मेटल है, ये भी मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इस पर कोई अभी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आया
इस पर प्लस, इस पर माइनस क्यू। तो सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको और इसको एक सिस्टम बोल रहा हूँ, और ये सिस्टम, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट किसी अदर दूसरे बॉडी से मतलब नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आइसोलेटेड, है ना। यहाँ पर लिखा हूँ द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे इसको इसको जोड़ेंगे और इसमें कोई तीसरा नहीं है, या तीसरा से कोई प्रभावित ये नहीं है, तो क्यू फाइनल क्या हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है दोनों पर, तो क्यू इनिशियल भी क्या है, जीरो। तो इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो ये हो गया क्या, क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। तो क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज क्या है, कंजर्व इन नेचर है। यहाँ देखो ये मॉलिक्यूल है, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, मतलब कि इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनिशियल क्या होगा, जीरो हो गया। फिर देखो इसको भी आइसोलेटेड मॉलिक्यूल वही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है, मतलब कि इसको इससे मतलब है, इसको इससे मतलब है, तीसरा से किसी से मतलब नहीं है, तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो ये भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, मतलब कि आपको नेट चार्ज जो देखिएगा ना वो कंजर्व रहेगा। ये है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज कैलकुलेट करते हैं आप, उसका क्या होता है, जैसे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई होती है। मान लीजिए कि एक बॉडी है ये, इस पर आपने क्या कर दिया है, दो इलेक्ट्रॉन इस पर रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, -2e होगा। क्या हो गया, -2e हो गया, अगर आपने इस पर रखा है तो फिर Q इजकल टू क्या लिखेंगे, -2, ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब हुआ कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया चार्ज। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये है आपको कंडक्टर है, और यहाँ से आपने 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 10 इंटू ई होगा, और 10 यहाँ पर लिखेंगे, ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा जाएगा। तो ये हो गया क्यू का वैल्यू। सही बच्चों, ओके। तो मैंने उसी तरह से लिखा, देखो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो n इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 1/2 नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि 1/2 मतलब कि हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -e, ये लिखा हुआ है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन +e, ये लिखा हुआ है चार्ज। अब हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन n2 है, तो Q इजिकल टू क्या होगा, n2 इंटू ई अब प्लस n1 इंटू माइनस ई, तो Q इजिकल टू लिखेंगे n2 माइनस n1 इंटू ई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -e इतना हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना हो गया, तो टोटल चार्ज ये रहा। अब मान लीजिए कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो n2 माइनस n1 लिखेंगे। प्रोटॉन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो -2e हो जाएगी। अगर ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो +10 ही हो जाएगी। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो चार्ज पॉजिटिवली हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो चार्ज निगेटिवली हो जाएगी, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। सिंपल मैंने पहले शुरुआत में ही डिस्कशन किया था। क्लियर है। अब क्या है, एग्जाम्पल है 12th बोर्ड का टाइप का जो क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे कहना है यहाँ पर, अ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। तो कह रहे कि हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। मतलब कह रहा है कि जेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। CBSE 2022 में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन है कि पॉजिटिव चार्ज होगी, ऑप्शन बी है निगेटिव चार्ज होगी, सी है न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज होगी, डी है कि न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज होगी। ज़्यादा बच्चे इसमें पॉजिटिव चार्ज रेफर किए हैं, पर ये गलत है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे। एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जो एक्स है, वो रिपेल कर रही है अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई को। तो जब ये हमको मालूम चल गया कि एक्स निगेटिव है,
और ये x इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो करके हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। तो कह रहे कि z को y कैसे अट्रैक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट z, यानी ये पता चल गया कि x और y दोनों निगेटिव है, और z को भी पता चल गया, मैंने z भी मालूम हो गया कि z को y अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या होना चाहिए, ज़्यादातर बच्चे ये पॉजिटिव बात देंगे कि पॉजिटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगी, नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करती है, ये निगेटिव चार्ज क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी में तो कंडक्टर भी हो सकता है ना भाई, मेटल भी तो हो सकता है। जैसे कोई मेटल है तो मेटल पे क्या होता है, मेटल पे नेट चार्ज क्या होती है, जीरो होती है। क्यू, ध्यान देना, क्यू नेट जो होती है वो जीरो होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पर निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि एक्स क्या है, निगेटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है, और जेड क्या है, जेड 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 कह रहा है कि ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, जब कोई मेटल है, मेटल मेटल है तो मेटल क्या करेगा, इससे क्या करेगा, इससे रिपेल भी होगा और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रल बॉडी है वो क्या होगी ना कि इस निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट भी होगी और क्या होगी, रिपेल भी होगी। तो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, यानी कहना है कि न्यूट्रल होना चाहिए और पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन है और ये ज़्यादा कंफ्यूजन है। करे कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex sphere are spread into a chamber and becomes charged with charges plus 3e plus 5e and minus 3e respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which of the following are possible value for the final charge on the spheres? क्लियर है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे स्फेयर है, ऐसे ऐसे स्फेयर, ये क्वेश्चन है। अब सब पे चार्ज दिया हुआ है, एक पे चार्ज है, एक पे है +3e, इस पे है +5e, इस पे है -3e। अब कह रहा है ये कि इन तीनों को एक बॉक्स में इस तरह से सेपरेटेड कर देते हैं, इस तरह से सेपरेटेड करेंगे। तो सेपरेटेड करने के तो नेट चार्ज कितनी होगी, आपको आता है ढंग करने, करो, +3e +5e और -3e, ये आपको मालूम है। इसको जोड़ोंगे ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 5e आएगा। तो Q जो नेट होगा वो कितना आएगा, 5e आएगा। ठीक है, अब 5e, अब इस पे हम सेपरेटेड कर देंगे तो सब पे कितनी हो जाएगी, 5e का चार्ज आएगी। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, सेपरेटेड कर देना है, अलग अलग करना है। इन कहने का मतलब इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, 5e आ गया। तो अब इसमें कह रहा है कि हम सबको जोड़ें। अब इसमें चेक करो कि सबको अगर जोड़ते हैं तो किस पे 5e आता है। इसको जोड़ेंगे तो 5 एंड 5 10 और -4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 6e + 6e 12 हो जाएगा, और 12 में से -7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5e हो जाएगा। तो आंसर कौन हो गया, ये हो गया। इसको आप जोड़ो, जितना आता है उतना ही इसको जोड़ने पर आना चाहिए। तो कौन आ गया, बी आ गया। तो आंसर कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन ऑफ 5 पॉइंट इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। सीबीएसई बोर्ड 2022 में पूछा है। तो सबसे पहली बात कि इस पे आंसर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो गेन तो एक ही लग रहा है, माइनस चार्ज, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे कि चार्ज की जो वैल्यूज है, क्यू की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 कूलम है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है वो 5 × 10⁻18 कितनी है, 18 है। 5 × 10⁻18
18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, तो Q इक्वल टू N इंटू ई, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10⁻18 और ई का वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ये हो गया 5 इंटू 1.6 माइनस 10⁻1, तो ये हो गया 8 माइनस 8 इंटू 10⁻1, तो यहाँ पर आ गया 0.8 माइनस ये उतना कूलम हो गया। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करेगा तो कितना होगा, ये वाला कूलम, इतना कूलम चार्ज होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A एंड B ऑफ आइडेंटिकल साइज हैव द चार्जेज QA एंड -3QA respectively when they are brought in contact with each other and then separated, तो what are the new charges on them? एक पे चार्ज है QA और दूसरा पे चार्ज है -3QA। मतलब कि यहाँ पर दो बॉडी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस पे चार्ज है -3QA और यहाँ पर चार्ज है QA। अब इन दोनों को किस में ला रहा है, कंटेक्ट में ला रहा है। तो कंटेक्ट में लाएंगे ना, तो चार्ज जो नेट चार्ज होगा इस पर, जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, QA -3QA डिवाइड बाई 2। मतलब कि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी पोटेंशियल क्या है, कम है, तो यहाँ से चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये बन जाएगा आपको -2QA डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -Q इंटू A। तो दोनों पे जो चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, -QA और -QA, इस तरह से इक्वली चार्ज हो जाएंगे और सेम नेचर के हो जाएंगे। सेपरेट करेंगे तो जितने भी कांटेक्ट में आ रहे हैं उन सभी को जोड़ दो और जोड़कर उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो 2 थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, अगर 3 होते तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे कंटेक्ट में आएंगे तो, क्योंकि ये वाला हाई पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज वाला ज़्यादा पोटेंशियल का होता है, तो चार्ज को क्या करता है, लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करता है। कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो 2 था तो 2 से डिवाइड किया था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ उल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ उल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो करें कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच टू विच, मतलब किससे ट्रांसफर किया है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यह है कि आप यहाँ पर चार्ज आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, ये हो गया आपको चार्ज Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू क्या होती है, N इंटू ई। N इक्वल टू क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई E। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिख सकता हूँ 30 डिवाइडेड बाई 16। ये डेसिमल के चलते यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर -19 है, तो ये हो गया आपको 12। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये होगा 30, ये हो गया 16, तो 1.9 लिख सकता हूँ या 8 लिख दीजिए, 1.82 लिख सकते हैं आप 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक तो ये आंसर ये हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा है कि अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ उल इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज। तो पॉलिथीन से ट्रांसफर किया है, ये है पॉलिथीन और ये है उल, तो पॉलिथीन से उल की तरफ ट्रांसफर किया है। ए पार्ट का ये आंसर है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलिथीन। सॉरी, यहाँ पर है कि जैसे ये उल है और ये कौन है, पॉलिथीन है, तो इसमें लिखना होगा यस, क्योंकि यहाँ से जो निकल के जाता है वो कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, तो मास इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, मास इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन, मास इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻12 डिवाइड इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। इतना मास जो है ट्रांसफर होगा। तो यस, मास विल बी ट्रांसफर, मास विल बी ट्रांसफर, मास जो है वो ट्रांसफर किया है। सही है, बट वेरी स्मॉल, बट वेरी स्मॉल, बहुत कम मास ट्रांसफर किया है। इट कूलम्स लॉ, देखिए कूलम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The direction of this force is along the line joining the two charges. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर आप कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, ये Q2 है, ये Q1 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स लगेगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेज के प्रोडक्ट के होंगे।
और जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगी। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मॉड डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना कि फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगी। ठीक है, जब ऐसे रिजल्ट आएगी तो आपके पास ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब के का बदले, के के बदले यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा। एयर के लिए हम लिखते हैं, मीडियम के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं Q1 Q2। अब ऑप्शलन को मैंने ब्रेक कर दिया, ऑप्शलन नॉट ऑप्शलन आर में, फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया एफ, यहाँ पर एफ लिखे है ना इतना, तो ये एफ के बदले यहाँ पर आप लिखो ऑप्शलन आर। एफ मीडियम एफ बटे ऑप्शलन आर, ये वैल्यू जो होगी एयर के लिए 1 होती है, अदर के लिए 1 से बड़ी होती है, तो फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑप्शलन नॉट का ये वैल्यू है और के का ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट कर दिए हैं। कूलम्स लॉ पे पर न्यूमेरिकल आएगी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें न्यूमेरिकल की हम चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों ये बोर्ड के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में कैसे पढ़ना है, बोर्ड में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होती है नोट्स। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो मैं आपको, इसलिए मैंने नोट्स मैं बना दिया हूँ, और ये नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी मार्क्स आएंगे। क्लियर है, और ये NCERT की जो किताब है उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क किया हूँ। जो NCERT में है सेम टू सेम मैंने यही बात किया है, इससे कोई ज़्यादा बात नहीं किया। जैसे इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट में दिया था, उसके बाद दूसरा कंडीशन मैंने पढ़ा था कि 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बाद फिर मैंने ये आपको थ्रेड वाला कंसेप्ट है ना NCERT में पूरा जो है वैसे डिस्कशन किया था। उसके बाद मैं बताया था आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स सेम टू सेम। उसके बाद ये गोल्ड लीफ वाला बॉक्स के बारे में बताया था। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एडिटिविटी, फिर चार्ज इज कंजर्व, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फाइनली मैंने यहाँ पर आकर आपको डिस्कशन किया था क्या अभी लास्ट में कूलम्स लॉ। अब नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।